सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन 1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7th एमसीक्यू। क्या एमसीक्यू दिया है? इन पायरोसल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज। अब सबसे पहले तो तुम लोग को पता होना चाहिए पायरोसल्फ्यूरस एसिड होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए पायरोसल्फ्यूरस एसिड होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O5, H2S2O5। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आता है S डबल बॉन्ड O OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अब बहुत बच्चों के माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर आपने बता तो दिया बट इसको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा एक एक्चुअली मैं लेक्चर बनाऊंगा कुछ दिनों बाद। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाने दो, इसके बाद मैं एक लेक्चर बनाऊंगा उसके ऊपर। उसके अंदर मैं सब कुछ बताऊंगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी तुम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो, फॉस्फोरस के कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एज वेल एज सल्फर के भी कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो उसमें मैं ये चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं डिटेल में नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ। ओके, तो अब अपने को क्या ढूंढना है, अपने में इसको ढूंढना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो, तो अब आते हैं टॉपिक पे। अब ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करोगे? दो सल्फर है तो पहले ये सल्फर के लिए फाइंड आउट कर देते हैं। ये सल्फर के लिए क्या हो जाएगा, इधर है -1 इधर है -2, तो ये हो जाएगा +2 +1 मतलब दैट इज +3 आएगा। ये सल्फर का क्या है, इधर है -2 इधर है -2 इधर है -1 मतलब -2 -4 -1 मतलब -5, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा +5। तो एक सल्फर का आ रहा है +5 एंड दूसरे सल्फर का आ रहा है +3। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, सिंपली पता होना चाहिए कि सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अटैच है तो अपन उसको -1 डालते हैं। क्यों मैंने यहाँ पे -2 डाला, क्योंकि यहाँ पे दो बॉन्ड से अटैच है इसके लिए -2 डाला, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसके लिए -1 लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जितने भी आएगा उसका अपोजिट चार्ज आएगा सल्फर पे, तो यहाँ पे टोटल माइनस है तो सल्फर पे +3। सिमिलरली यहाँ पे ये वाले सल्फर के लिए गिनो, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच है तो -2, नीचे भी -2 -4, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से है इसके लिए -1, तो इधर -5 तो सल्फर पे आ जाएगा +5। बट +5 एंड +3 ऑप्शन में दिया ही नहीं है, +2 एंड +6 दिया तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्या करो, दूसरा ऑप्शन है कि इसका एवरेज ले लो। 5 + 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। तो ऑप्शन बी इसका हो सकता है जो कि है ओनली +4, बट ओनली नहीं आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि सिर्फ +4 नहीं होता, एक्चुअली वो +5 एंड +3 होता है। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट में बी ही इसका करेक्ट आंसर लग रहा है, और तो कुछ हो नहीं सकता। +2 +6 नहीं हो सकता, 2 6 नहीं हो सकता, एक 4 ही आ सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। क्या है 8th क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड आ जाए तो इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखने का, क्या देखने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दो कंपाउंड के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा, क्या ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों उतना ज़्यादा स्टेबल होगा? सपोज कर लो एक कोई एलिमेंट है X, एक कोई एलिमेंट है Y। एलिमेंट मतलब दोनों की दोनों हेलोजन है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, या फिर सपोज कर लो इसका वैल्यू 4 है एंड इसका वैल्यू 3 है, तो अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया, सिर्फ 1 का डिफरेंस आया। वही अगर मैं कोई एक X एलिमेंट पकड़ लूँ और Z एलिमेंट पकड़ लूँ, इसका मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 4 ले लेता हूँ एंड इसका डिफरेंस ले लेता हूँ 2 इसका वैल्यू ले लेता हूँ 2.5, तो कितने का डिफरेंस आया चेक कर लो, डिफरेंस आ गया 1.5 का। तो अब तुम लोग ही मेरे को बताओ डिफरेंस किस में ज़्यादा है? डिफरेंस इन दोनों में ज़्यादा है, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब ही ये वाला जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को ज़्यादा जोर से पकड़ के रखेगा एज कम्पेयर टू 4 एंड 3 के केस में। ठीक है, तो डिफरेंस जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बढ़ेगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। ये तो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। अब सच्ची बोलूँ तो इसका जो ऑप्शंस दिए एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसके एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, अपन मैं तुमको एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ क्या होना चाहिए। पहले अपन कंपाउंड लिख लेते हैं, क्या क्या है अपने पास। एक दिया है BRF, एक दिया है IBR, एक दिया है ICL, एक दिया है CLF एंड एक दिया है BRCL। ठीक है, 1 2 3 4 5 तुमको 5 कंपाउंड दिए। सबसे पहले तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यू पता होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ याद ही कर लो, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। फ्लोरीन का होता है 4, 2 बार भी पढ़ोगे याद हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8 एंड लास्ट होता है आयोडीन का 2.5। ये वैल्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, इनको याद ही कर लो तो बहुत सिंपल हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो अब फाइंड आउट करो BR एंड F।
ये रहा तुम्हारा ब्रोमीन, ये रहा तुम्हारा फ्लोरीन। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, गिन लो, डिफरेंस आ रहा है 1.2 का। ओके, दिस इज 1.2। IBr, ये रहा आयोडीन, ये रहा ब्रोमीन, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.3 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 0.3 का। ICl, ये रहा आयोडीन, ये रहा Cl, 3 एंड 2.5, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। ClF, ये रहा Cl, ये रहा F, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। BrCl, ये रहा Br, ये रहा Cl, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.2 का। ठीक है, तो अब अपने को क्या बोला है, कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, अपने को कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जिसका है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है 1.2, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है इन सब में से, BRF सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में 1.2 के बाद 1, मतलब भी ClF, उसके बाद 1 के बाद 0.5, मतलब भी ICl, उसके बाद 0.3, मतलब भी IBr, और उसके बाद BrCl लास्ट वाला जो कि है 0.2। तो कौन सा ऑप्शन है चेक करो। वैसे तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक में जो ऑप्शंस दिए सारे ऑप्शंस गलत है, इनकरेक्ट है, एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये आना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा उन्होंने एक भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते। बट दिस इज द एक्चुअली करेक्ट आंसर। तुम लोग चाहें तो कहीं पे भी रिफर कर लो, यही करेक्ट चीज़ है। ठीक है, बट इससे मिलती जुलती तुम लोग फाइंड आउट करोगे तो कुछ तो मिल जाएगा, ClF, ICl, IBr एंड BrCl। ओके, जो ऑप्शन 3 है अगर तुम लोग उसको ध्यान से देखोगे, जो ऑप्शन C है इसको अगर ध्यान से देखोगे तो BRF तुम लोग को लास्ट में मिलेगा। सिर्फ BRF का ऑर्डर वो लोग ने गलत दिया है, बाकी ऑर्डर करेक्ट दिया है। BRF वो लोग ने लास्ट में दिया है, जो कि BRF पहले आना चाहिए। तो अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई मुझे सिलेक्ट करना बोले तो मैं C ही करूंगा, बट C भी एक्चुअली करेक्ट नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, C इज एक्चुअली रॉन्ग, बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला है तो C ही करना पड़ेगा। बट एक्चुअली इसका आंसर C है नहीं है, करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द मेजर करेक्शन है, करेक्शन होना चाहिए ऑप्शंस में कि जो BRF एंडिंग में दिया है वो पहले आना चाहिए। ठीक है, बट अगर करेक्शन नहीं आता और एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैं तो बोलूँगा C ही अटेम्प्ट करो, इससे ज़्यादा करेक्ट तुमको और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। क्या दिया है क्वेश्चन 9, BRCl रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म। ओके, BRCl रिएक्ट विथ वाटर H2O। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, BRCl एंड HOH, वाटर ही, वाटर का मतलब ही HOH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनने की कैपेसिटी लग रही है तुम लोग को, BRCl में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ मेरे को। देखो यहीं पे है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, तो BRCl में जो क्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, मतलब यहाँ पे डेल्टा माइनस रहेगा, डेल्टा प्लस रहेगा। ये डेल्टा माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा, वाटर में से H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये बनाएगा HCl, और बचेगा कौन, BrOH, या तो HOBr, या तो HOBr की बात, दोनों भी बोल सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। तो क्या बन रहा है, HCl भी बन रहा है एंड HOBr भी बन रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन 10, क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म। ओके, क्लोरीन मतलब Cl2 रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, टू फॉर्म। अगर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है और क्लोरीन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो सीधी सी बात है, देखो ये बनेगा इंटर हेलोजन कंपाउंड। क्या बन सकता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बन सकता है, बट कौन सा बनेगा, एक तो बन सकता है ClF3, एक तो बन सकता है ClF5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ClF दिया है, ClF3 दिया है, तो ClF3 इज एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि आगे का ऑप्शन दिया है F2 जो बन नहीं सकता, Cl2F3 भी नहीं बन सकता। तो ClF से तो ज़्यादा स्टेबल, आई मीन टू से एक्सेस में दिया है, तो ClF3 ही बनेगा, या तो ClF3 या तो ClF5, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर दोनों दिया रहेगा तो बोथ ऑफ दिस आंसर आएगा, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन बी, दैट इज ClF3, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन 11, आई मीन टू से क्वेश्चन 11। ठीक है, देखो क्वेश्चन 10 एक बार वापस से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना था इसमें, क्लोरीन लिमिटिंग में रखना था और फ्लोरीन को एक्सेस में लगाना था। तो तुम्हारा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या होता है, एक्स डैश होता है। ठीक है, और जो एक्स डैश यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या तो 5 भी हो सकता है, या तो 7 भी हो सकता है। और ये जो एक्स डैश होता क्या है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ये फ्लोरीन हो सकता है ये वाले केस में। ठीक है, तो यहाँ पे 3, 5, 7, तो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ClF3 ऑप्शन बी। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 11। क्या दिया है क्वेश्चन 11, इन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन्स इज नेवर द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तुमको 4 ही ऑप्शन दिया है, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। तो इन चारों में से उसने पूछा है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा नहीं हो सकता। अभी मैंने जस्ट तुमको फॉर्मूला बताया कि इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, या तो एक्स डैश, या तो एक्स डैश 3, या तो एक्स डैश 5, या तो एक्स डैश 7।
ये अपने पास पॉसिबिलिटीज है। अब ये तो सेंट्रल मेटल एटम में अपन काउंट नहीं कर सकते एग्जांपल, क्योंकि दोनों ही एक एक है, बट ये तीनों एग्जांपल में सेंट्रल मेटल एटम कौन है, एक्स एक्स एंड एक्स। और अभी मैंने बताया कि ये जो एक्स डैश है ये कैसा होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो एक्स डैश है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और तुमको पूछा है सेंट्रल मेटल एटम कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता, सीधा सा आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट। फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सबसे ज़्यादा है। अभी अपन ने देखा 4 सबसे ज़्यादा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसका ज़्यादा है वो तो एक्स डैश बनना चाहिए, ना कि एक्स बनना चाहिए। और तुमको तो सेंट्रल मेटल एटम पूछा है, मतलब एक्स पूछा है, तो फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं बन सकता इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। IF3 ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है ICl, ऑप्शन सी दिया है IF5 एंड ऑप्शन डी दिया है ClF3। और पूछा है कि किसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, वन लोन पेयर। ओके, अब इसमें से किसके पास वन लोन पेयर है तुमको ढूंढना है। अब देखो, अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका आंसर आना चाहिए। देखो कैसे, अब आयोडीन के सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयोडीन के सराउंडिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक रफली स्ट्रक्चर बनाते हैं, 7 होते हैं, ठीक है। अब ये 7 में से कितने फ्लोरीन आ रहा है, 5 फ्लोरीन आ रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेगा अपने भी, एक यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, एक इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा, 3 हुआ, एक इसके साथ आएगा, 4 हुआ, एक इसके साथ आएगा, 5 हुआ। एक्चुअली स्ट्रक्चर इसका ऐसा नहीं रहता है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। कि 5 फ्लोरीन आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब वन लोन पेयर बचा, तो कौन सा आंसर करेक्ट है, IF5 इज द करेक्ट। वैसे तुम लोग चाहो तो बाकी सब में भी अप्लाई कर सकते हो, तुमको लोन पेयर एक से ज़्यादा ही मिलेगा। करना है करके देखो, IF3 का करके देखो। देखो ये रहा आयोडीन, आयोडीन के साथ तो 1 2 3 4 5 6 7, और कितना फ्लोरीन अटैच करना है, 3, तो यहाँ पे एक फ्लोरीन ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4, मतलब इसका लोन पेयर क्या आ गया, 2 आ गया। ICl का देखना है, ICl का तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6, मतलब 3 लोन पेयर बचेगा। और ClF3 का करोगे तो इसके जैसे आएगा, IF3 एंड ClF3 का दोनों का टाइप तो सेम ही है, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो अपने को पूछा है 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो मैंने बता दिया कि सारे के लिए कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब दिया है क्वेश्चन 13, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मॉलिक्यूल्स आर पेयर्ड विद द करेक्ट शेप। ठीक है, मतलब तुमको इन शॉर्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के उसका शेप बताना है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है I3। अब मैं तुमको बता दूं इसमें करेक्शन आना ही चाहिए, क्योंकि I3 का कुछ तुम लोग डायरेक्टली नहीं बना सकते, I3 एक्चुअली माइनस होना चाहिए, तो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फाइंड करने का एकदम सिंपल फंडा में बताता हूँ। क्या कर लो, जो भी एटम दिया ना उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है गिन लो। अब आयोडीन क्या है, हेलोजन ही है, चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सारे के सारे हेलोजन, मतलब सारे के सारे हेलोजन्स में उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे सेम रहेंगे। आयोडीन में कितने रहेंगे, 7, कितनी बार 7 आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो क्या करो टोटल कर लो, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन से मैं तुमको शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तुमको प्रूव नहीं करना है कि वो कैसा है, तुमको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो एग्जाम में शॉर्टकट करो, टाइम बचेगा, ठीक है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, एकदम करेक्ट आएगा। तो गिनो कितना है, 7 3 जा, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 3 जा 21, प्लस, मैं प्लस क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनस भी लिखा हुआ है, माइनस मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो एक को भी प्लस करना पड़ेगा, तो 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22। अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स 22 है, आई मीन टू से अगर 9 से 56 के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है टोटल ये 9 से 56 के बीच में आ रहा है, तो डिवाइड बाय 8 कर देने का। इसको डिवाइड बाय 8 करूँगा तो इसको ऐसे करो डिवाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 8 2 से 16 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 + 2 6 6 बचेगा। अगर यहाँ पे जो नीचे जो बचता है तुम्हारा रिमाइंडर, ये 6 मतलब 8 से कम है, <8 है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देने का, <8 है तो डिवाइड बाय 2 कर देने का। अब इसको वापस से डिवाइड करोगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा, ठीक है। और तब तक डिवाइड करने का जब तक आंसर 0 नहीं आ जाता, तो 0 आ ही जाएगा डेफिनेटली। तो अभी क्या करो, इन दोनों को प्लस कर दो, ये 2 और ये 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5, मतलब इसका 5 हो गया। मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए sp3d, मतलब 1s 3p एंड 1d, तो 1
3 4, 4+1 5। sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और इसका शेप की अगर बात करें तो शेप के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए इसमें लोन पेयर्स कितने हैं। तो लोन पेयर कितने हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? लोन पेयर फाइंड आउट करने का सिंपल सा अगर मैं तुमको फंडा बताऊँ तो सिंपल सा फंडा इसका ये निकल के आता है लोन पेयर का, कि तुम लोग का बाद में से जो भी आया रहेगा, मतलब पहले डिवाइड करने के बाद तुम्हारा जो भी वैल्यू आया रहेगा वो रहेगा उसका नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर है इसके पास? 3 लोन पेयर है। मतलब इसका जो ऑर्बिट नंबर है वो 5 हो गया, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। sp3d में इसके पास लोन पेयर कितना है? 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। तो sp3d का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d का, ठीक है। लेकिन इसमें 3 लोन पेयर बोल दिया, 3 लोन पेयर बोल दिया तो एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो अब ये स्ट्रक्चर तुमको कैसा दिख रहा है? एकदम स्ट्रेट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक रहेगा आई, यहाँ पे एक रहेगा आई, यहाँ पे एक रहेगा आई। बट यहाँ पे क्या होता है, आयोडीन के कुछ लोन पेयर्स भी है, खुद के सेंट्रल मेटल एटम के भी कुछ लोन पेयर्स है। इसके पास कितना लोन पेयर हो गए गिनो। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सेंट्रल मेटल एटम के पास कितने लोन पेयर है, तो देखो आयोडीन के होते तो है 7, लेकिन 7 में से एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, तो कितना बचा? कितना बचा? आयोडीन में से 7 में से 2 चला गया, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से सुनना है, यहाँ पे होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि लोन पेयर की वजह से रिपल्शन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से जो स्ट्रेट है ये स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसा बेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट लग रहा है। I3- का बेंट दिया हुआ है तो ऑप्शन ए को अपन करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बट अपने को सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, सिर्फ एक ऑप्शन से काम नहीं बनेगा। हो सकता है ऑप्शन एग्जाम में लास्ट में दिया हो, तब क्या करोगे? ठीक है, तो मैं सारे के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, भला कि आंसर तो इसका यही आ सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है BrF5। वापिस से वही बात, दोनों हेलोजन है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही रहेंगे 7। तो इसके 7 और इसके 7 कितने टाइम्स आ रहे हैं? 5 टाइम्स आ रहे हैं। मतलब टोटल कितना टाइम लेना तुमको? इसके भी साथ इसके भी साथ, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 × 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 6 कर लो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसको फिर तुम लोग को चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? 7 × 6 करके, 7 × 6 करके तुमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्यों वैल्यू किसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो चलो क्या आ जाएगा? 7 6 जा, चलो बता दो फटाक से। 7 6 जा आ जाएगा 42। अब ये 42 किसके अंदर आ रहा है? 9 to 56 के बीच में आ रहा है। मतलब ये 42 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 42 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 8 5 जा 40 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। अब मैंने बोला था कि ये जो वैल्यू है अगर 8 से कम है तो किससे डिवाइड कर देने का? 2 से डिवाइड कर देने का। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 2 - 2 0, एंडिंग में 0 आ गया, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया? 5 + 1, 5 + 1, तो कितना हो गया? 6। 6 मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। गिनो 1 + 3 5, 5 प्लस सॉरी 6 है ना, तो sp3d ही होगा। ओके, 5 + 1 6 ना, तो 1 + 3 4, सॉरी 2 ही आएगा, 2 ही आएगा। एक रुको अच्छे से लिख देता हूँ, sp3d2 हो जाएगा। कैसे? s का 1 p का 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, 4 + 2 6, तो ये आंसर मैच होना चाहिए 6, तो ये हो जाएगा sp3d2। ओके, अब sp3d2 का एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। वो कैसा होता है? वो होता है ऑक्टाहेड्रल लाइक दिस। ओके, वो होता है ऑक्टाहेड्रल। एक यहाँ पे ऊपर होता है और एक यहाँ पे नीचे होता है, अपन उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल को, ठीक है। अभी इसमें कितना लोन पेयर है, मैंने लोन पेयर निकालने का तुमको सिंपल सा क्या बोला था फंडा, कि जो बाद में से आंसर आएगा, पहले बार डिवाइड करने के बाद जो बाद में से आंसर आएगा वो उसका लोन पेयर होगा। तो कितना लोन पेयर आ रहा है? 1 लोन पेयर। अब तुम्हारे पास जब 6 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट में से अगर एक लोन पेयर लगाना है तो ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी एक लोन पेयर लगा सकते हो। सपोज करो अगर यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया, अगर यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कुछ पिरामिड जैसा हो जाएगा, और एक ऐसा पिरामिड हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा कि इसका जो बेस है वो स्क्वायर है और सिर्फ एक ही बार पिरामिड बन रहा है ऊपर के साइड से, तो हो जाएगा स्क्वायर मोनो पिरामिडल। और तुमको ऑप्शन में दिया है BrF5 के सामने ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो उसका जो स्ट्रक्चर दिया है वो तो गलत हो गया, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि फर्स्ट आंसर मिल गया तो डेफिनेटली गलती होने वाला है, ठीक है। तो चलो फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या आएगा? BrF5 का एक्चुअल आंसर आएगा क्या आएगा? स्क्वायर मोनो पिरामिडल। सिर्फ ऊपर से पिरामिड है और स्क्वायर है इसका बेस, तो आंसर आएगा स्क्वायर मोनो पिरामिडल। ओके, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट का। नेक्स्ट का क्या दिया है? उसी के अंदर ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया है? ClF3 दिया है। तो ClF3 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार आ रहे हैं। तो 7 × 4, तो 7 4 सा क्या हो जाएगा? 7 4 28, 28 है तो 8 से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आंसर? 8 3 24 आ जाएगा। तो कितना बचा?
4 बचा, 4 मतलब 8 से कम है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 0। 3 + 2 कर दो, 3 + 2 मतलब ये हो जाएगा 5। मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली sp3d है। देखो 1 सॉरी डी नहीं, डी इधर आएगा, ठीक है, d1 मतलब sp3d हो गया। तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 मैच हो गया। ओके, अब यहाँ पे ढूंढो लोन पेयर कितना है। मैंने पहले बोला था लोन पेयर ढूंढने का सिंपल सा मेथड क्या है कि पहली बार डिवाइड करने के बाद दूसरी बार जो भी आंसर है वो उसका लोन पेयर होगा, ठीक है। अब एक्चुअली sp3d का स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया तुमको कि एक ऐसा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ओके, एक ऊपर एक नीचे। अब यहाँ पे दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर किधर आ जाएगा, दो लोन पेयर आ जाएगा एक ऊपर, एक लोन पेयर आ जाएगा एक सॉरी दो लोन पेयर है तो एक लोन पेयर इधर आएगा एंड एक लोन पेयर इधर आएगा। यहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा, यहाँ पे लोन पेयर नहीं आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, एक लोन पेयर इधर आएगा और एक लोन पेयर इधर आएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है चेक करो। यहाँ पे एक एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट रहेगा, यहाँ पे तीसरा एलिमेंट रहेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन रहा है चेक करो। इसका स्ट्रक्चर तुमको अच्छे से दिख रहा है, कैसा बन रहा है इसका स्ट्रक्चर बन रहा है टी शेप। कैसा बन रहा है टी शेप बन रहा है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा दो लोन पेयर और तुम लोग को दिया क्या है, तुम लोग को दिया है ट्राइगोनल प्लेनर, तो जो कि बन नहीं सकता, गलत है, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब मैंने यहीं पे क्यों दो लोन पेयर पुट किया, इसका भी एक अलग से कंसेप्ट है जो तुमको 8th चैप्टर में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है तो केमिकल बॉन्डिंग करके चैप्टर है, वहाँ पे तुम लोग ने पढ़ा रहेगा। ये चीज़ नहीं पढ़ा है तो फिर जाके पढ़ो, पहले वो बेसिक चीज़ें क्लियर करो, ठीक है, तभी तुमको समझ में आएगा लोन पेयर किधर प्लेस करना है। ओके, चलो अब बात करते हैं लास्ट जो कि है BrF4। BrF4, अब BrF4 में 7 टाइम्स लेना है तुमको, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना है, बट कितने टाइम लेना है, 4 + 1 5 टाइम्स लेना है, तो 7 5 से 35। तो ये भी मिस्टेक है, BrF4 नहीं आना चाहिए, BrF4 माइनस आना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है 8 से डिवाइड तो होना चाहिए, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब समझ जाने का क्वेश्चन में मिस्टेक दिया है, ठीक है। तो +1 करना पड़ेगा, +1 करोगे तो 36 आ जाएगा। अब 36 डिवाइड हो सकता है 8 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, कर लो फटक से डिवाइड। 8 से अगर तुम लोग डिवाइड करोगे तो 8 क्या आ जाएगा आंसर, गिनो जरा। 8 3 24, 8 4 एक सेकेंड, तो ये गिनो क्या हो जाएगा, 8 4 32। ओके, तो 8 4 आ जाएगा यहाँ पे 32, तो कितना बच गया, 4 बच गया। 4 बच गया तो ये किस में से आ सकता है, 2 से जा सकता है, तो 2 2 4, तो ये आ जाएगा 0। तो 4 + 2, 4 + 2 मतलब आंसर 6, आंसर 6 आ रहा है, मतलब ये है sp3d2। मतलब ये क्या है, ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कितना लोन पेयर लेके बैठा है, 2 लोन पेयर लेके बैठा है। तो ये रहा तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री, ये रहा ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। तो स्ट्रक्चर कैसा बना, सिर्फ एक प्लेन बना, तो स्क्वायर प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे आंसर दिया है स्क्वायर प्लेनर। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे दो ऑप्शंस तुमको करेक्ट दिख रहे हैं, एक BrF4 माइनस दिख रहा है और एक I3 माइनस दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट बन सकता है, I3 माइनस भी बन सकता है एंड BrF4 माइनस भी बन सकता है। बट तुम्हारे ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है I3 और दूसरा लास्ट ऑप्शन दिया है BrF4। तो एक्चुअली ये दोनों इंडिविजुअली तो गलत है, लेकिन दोनों में अगर तुम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दोगे तो दोनों के शेप एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए, चारों के चारों ऑप्शन गलत दिए, तो किसको टिक करूँ मैं कुछ बोल नहीं सकता। बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट में जाओगे तो ए को भी टिक कर सकते हो एंड डी को भी टिक कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया जाए तो दोनों के आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में बहुत सारे मिस्टेक्स है, अब क्या बोलूँ मैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन दिया है, अमोंग द नॉन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इज। अब तो अपने को पता है नॉन इंटर हेलोजन कंपाउंड का मैक्सिमम कितना होता है, XX7, तो कितना एटम हो गया, 1 + 7 = 8, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 8, ठीक है। समझ में आ गया। अगर ये मेथड में तुम लोग को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करना है, ये शेप्स कैसे याद रखने हैं, कि कितना लोन पेयर कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पे लोन पेयर ऊपर और नीचे क्यों नहीं आ सकता, मैंने यहीं पे क्यों प्लेस किया। इसका भी एक रीज़न है, कंसेप्चुअल रीज़न है कि लोन पेयर इधर ही आना चाहिए, इधर इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, अगर तुम लोग को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊँगा जल्दी से जितना जल्दी पॉसिबल हो, ठीक है। ओके, क्लियर। तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके।